अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एंजाइमेटिक एक्शन को, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को, एंजाइम के काम करने के तरीके को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले, वो फैक्टर्स समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन या व्हाट इज रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये रेट क्या है, ये जो टर्म रेट है ये क्या है। ठीक है, तो रेट बेसिकली क्या है कि कोई भी काम, क्या है, कोई भी काम कितने टाइम में हो रहा है वो उसका रेट होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक फैक्ट्री है, उसमें एक मजदूर है जो काम करता है, तो अब हम कहें कि उस मजदूर का रेट क्या है। ठीक है, वो दिहाड़ी वाला रेट नहीं, जो पैसे मिलने वो रेट नहीं, जो साइंस वाला रेट है। तो उस मजदूर का रेट क्या होगा कि वो एक खास टाइम में, ठीक है, बिलफर्ज 1 घंटे में, वो 1 घंटे में कितना काम करता है। मिसाल के तौर पर कोई पैकिंग फैक्ट्री है, कहीं बिस्किट पैक हो रहा है या कोई और चीज पैक हो रही है, तो अगर हम ये कहें कि ये जो फलाना मजदूर है वो 1 घंटे में कितनी पैकिंग करता है, बिलफर्ज वो बंदा, वो मजदूर 1 घंटे में 100 हमारे पास जो कार्टन है वो पैक करता है। 1 घंटे में कितने, 100 कार्टन पैक करता है, तो वो हमारे पास उसका हो जाता है रेट। ठीक है, जिसको हम डिफरेंट मजदूरों की कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक मजदूर है हमारे पास, ये वाला, ये एक मजदूर है, वो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, यहां पे मैं 60 मिनट्स कह देता हूं या 1 घंटा है, 1 घंटे में बिल फर्ज 100 पैकेट्स जो है, 100 कार्टन पैक करता है। ठीक है, तो अब इसका जो रेट निकलेगा वो तकरीबन निकलेगा 1 और 1.6 समथिंग, जो भी यूनिट बनता है उस लिहाज से। ठीक है, एक और मजदूर है और वो मैं कहता हूं वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वो बंदा 1 घंटे में 200 कार्टन पैक करता है। कितना पैक करता है, 200 कार्टन पैक करता है। तो अगर इसका मैं रेट निकालता हूं तो ये हमारे पास तकरीबन हो जाता है 3.3 समथिंग। तो अब एक जो हमारे पास मजदूर 1 है, एक मजदूर 2 है, एक का रेट अगर 1.6 है, दूसरे का रेट 3.3 है, तो इट्स मीन कि ये जो मजदूर 2 है वो अच्छा काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है, अच्छा काम करे, क्योंकि उसका रेट ज्यादा है, वो सेम टाइम में ज्यादा कार्टन पैक कर रहा है। समझ आ रही है। तो रेट बेसिकली क्या है कि एक खास टाइम में काम कितना हो रहा है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एंजाइम पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, एंजाइम पे, और एंजाइम के हवाले से देखेंगे कि उसका रेट से क्या लेना देना है, उसका रेट किस तरीके से होगा। तो अब इसके लिए ये मजदूर तो मैं मिटा देता हूं, मिसाल के लिए थे। तो अब अगर एंजाइम का रेट हो, तो एंजाइम के रेट से क्या मतलब है, एंजाइम के रेट से मतलब ये है कि एक एंजाइम जो है, ठीक है, वो एक खास टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट्स बनाता है, या एक एंजाइम जो है वो खास टाइम में कितने सबस्ट्रेट कैटालाइज करता है, वो उसका रेट होता है। क्या होता है, रेट होता है। तो रेट क्या है, रेट हमारे पास, अगर रेट ऑफ एंजाइम की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कैटालाइज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। या तो इस हवाले से रेट देखा जाता है कि एक खास एंजाइम जो है वो एक यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट कैटालाइज कर रहा है, कितना सबस्ट्रेट चेंज कर रहा है प्रोडक्ट में। या तो इससे रेट निकल सकता है, या फिर इस तरीके से भी निकल सकता है कि जो रेट है हमारे पास वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में खास टाइम, 1 सेकंड है, 1 घंटा है, 1 दिन है, 1 मिनट है, जो भी है, लेकिन खास टाइम में एक एंजाइम कितना प्रोडक्ट बना रहा है, या एक खास टाइम में एक एंजाइम कितना सबस्ट्रेट, कितना रिएक्टेंट जो है कैटालाइज कर रहा है,
कितने सबस्ट्रेट को वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे हमारे पास उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन या एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, अब बिलफर्ज मैं मिसाल देता हूं, एक एंजाइम है ये, तो यहां से इसको अगर मैथमेटिकली भी लिखना चाहो तो वो मुश्किल काम नहीं है, वैसे ही बता देता हूं, आगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी हायर लेवल पे इसको सीखेंगे। लेकिन जो रेट होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, या तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में जितना चेंज आया उसको नेगेटिव से शो किया जाता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है। ठीक है, टाइम कोई भी टाइम हो सकता है, या फिर रेट को हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ जो है कंपेयर करके डिवाइडेड बाय टी करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास रेट निकल आता है। रेट का बेसिकली मतलब क्या है कि एक एंजाइम का रेट का मतलब क्या होगा कि एक खास एंजाइम एक खास टाइम में कितना प्रोडक्ट बना रहा है, वो उसका रेट होता है। अब एक एंजाइम अगर थोड़े टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब उसका रेट ज्यादा है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन उसका ज्यादा है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक और मिसाल कंसीडर कर लेते हैं कि एक एंजाइम है, क्या है हमारे पास, एक एंजाइम है, ये वाला एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है वो एक सेकंड में, ये एंजाइम एक सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल्स बना रहा है प्रोडक्ट्स के। कितने हो गए, एक सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल्स बना रहा है प्रोडक्ट्स के, तो ये उसका रेट हो गया कि 1000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, ये उसका क्या हुआ, रेट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई और एंजाइम है ये वाला, वो एक सेकंड में 100 मॉलिक्यूल्स बना रहा है, प्रोडक्ट से कितने मॉलिक्यूल्स बना रहा है, 100 मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो ये इस एंजाइम का रेट हुआ कि वो एक सेकंड में कितना मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के बनाता है, एक मिनट में कितना बनाता है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस पे कि टाइम जो है वो सेकंड्स में लेते हो, मिली सेकंड्स में लेते हो, या फिर मिनट्स में लेते हो, घंटों में लेते हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है, रेट को समझना है। तो व्हाट इज रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन? Rate of enzymatic action is basically the measurement of substrate changed or amount of product formed in a unit time. इसको हम बोलेंगे rate of reaction या rate of biochemical reaction या फिर rate of enzymatic action या rate of enzyme। तो रेट ऑफ एंजाइम की होप्स के समझ आ गई कि ये रेट ऑफ एंजाइम क्या है, कि एक खास टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। अब अगर उस एक सेकंड में कोई एंजाइम ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, एक सेकंड में वो 1000 मॉलिक्यूल्स को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स में। और ये इसको छोटी मोटी ना समझना, ऐसे कुछ एंजाइम है जो कि एक सेकंड में लाखों, मतलब जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, वो लाखों मॉलिक्यूल्स जो है वो एक सेकंड में कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में। तो ये उसका एक मैजिक समझो, लेकिन जो भी समझो, इसी वजह से तो एंजाइम्स यूज होते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। लेकिन रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन होप्स के समझ जाएगी कि व्हाट इज रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। तो ये तो हमें समझ आ गई कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन है क्या, रेट क्या चीज है। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ऐसे कौन से एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम रेट ऑफ एंजाइम को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस रेट को असरअंदाज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल कंडीशंस है वो याद रखना 4 हैं: टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं या उसको कंट्रोल करते रहते हैं। कि टेम्परेचर कितना रख रहे हो, टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन चेंज हो सकता है। पीएच कितना रख रहे हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है और एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्शन को कंट्रोल करते हैं या उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास हम एक फैक्टर समझेंगे और वो फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, अब ये एक एक्सटर्नल कंडीशन है। अगर एक्सटर्नल कंडीशन है एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो एंजाइम्स का जो रेट है वो अफेक्ट हो सकता है, एंजाइम के रेट कम ज्यादा हो सकता है। टेम्परेचर या फिर इसको अगर थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में आ जाए तो हीट। तो अब बेसिकली ये हीट जो है या जो टेम्परेचर है ये करता क्या है। ठीक है, तो बिलफर्ज ये हमारे पास एक जार है, कोई भी पेट्री डिश है, कोई भी और कंटेनर है, और उसमें
कोई सबस्ट्रेट पड़ा है, कोई चीज पड़ी है और उसके हमारे पास क्या है, एंजाइम है या जो भी है, लेकिन कुछ भी है बना तो वो एटम से होगा। किससे होगा? एटम से बना होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं वैसे इनमें कुलयन हो रही होती है, थोड़ी बहुत हो रही होती है, वो हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट कर दो, जो भी कर लो, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होता है कि ये जो एटम्स है इनकी कुलयन ज्यादा हो जाती, ये आपस में क्या करना शुरू कर देते हैं, ये आपस में हमारे पास, एक तो ये मोबाइल वाले भी, हमारे पास ये जो कुलयन है वो हो जाती है ज्यादा, और इनकी कुलयन ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन के होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नीचे फ्लोर में किसी को कॉल आ रही है, इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन इफेक्टिव कुलयन ज्यादा हो जाती है। जैसे ही हम हीट देते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो कुलयन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और कुलयन के चांसेस ज्यादा होने की वजह से, उस टकराव के चांसेस ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस बात के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इस बात के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो इंजाइमेटिक एक्शन को, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। क्या करता है? हमारे पास इंक्रीज करता है। और कैसे इंक्रीज करता है कि हमारे पास, अगर फिर से एक मिसाल कंसीडर कर लेते हैं, अगर हमारे पास एक एंजाइम है, बिलफर्ज क्या है हमारे पास? एक एंजाइम है, ये वाला, ठीक है, ये एक एंजाइम है, और वो एंजाइम एक सेकंड में, किसमें? एक सेकंड में, बिलफर्ज मैं कहता हूं कि 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है। किस टेम्परेचर पे? 5 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस पे एक एंजाइम जो है वो एक सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल्स बनाता है। अगर हम इसी टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इसमें और ऐड कर दें, मतलब 5 से इसको बढ़ा के करें 15 पे, किस पे लेकर जाएं? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस, तो इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा हमारे पास कि ये जो रेट है ये डबल हो जाएगा। रेट क्या होगा हमारे पास? डबल हो जाएगा। तो बात क्या कर रहे थे हम? बात हम ये कर रहे थे कि अगर एक एंजाइम है वो 5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो वो एक सेकंड में 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अगर यही टेम्परेचर हम सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा कर दें, मतलब 5 से 15 कर दें, तो हमारे पास जो रेट ऑफ एंजाइम है ये डबल हो जाएगा। डबल का मतलब क्या है कि हमारे पास अब ये एंजाइम तो अभी 1000 कर रहा था ना, अभी ये 2000 पर सेकंड करेगा, रेट डबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दें, मतलब 15 से 25 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम था अब वो दोबारा से डबल हो जाएगा। मतलब 15 से 25 पे आएंगे तो इस एंजाइम का जो रेट है वो 2000 से 4000 पर सेकंड हो जाएगा। मतलब क्या है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से हमारे पास रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, अपने एग्जिस्टिंग के, अपने पुराने वाले के डबल हो जाता है। ये नहीं कि शुरू में जो था उसका डबल होगा, नहीं। अगर 15 पे वो 2000 था तो 15 में 10 ऐड करेंगे 25 पे तो ये 4000 हो जाएगा, और 10 ऐड करेंगे 35 डिग्री पे जाएंगे तो ये 4000 का डबल हो जाएगा, 8000 हो जाएगा पर सेकंड। तो मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम का वो डबल होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। डबल तो इन द सेंस कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाए तो एग्जिस्टिंग वाला डबल कर जाएगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। इस रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो हम डिनोट करते हैं V से। बड़ा इंपॉर्टेंट है,
आगे बड़ी क्लासेस में यही आपका वी मैक्स में कन्वर्ट होगा, यही आपका माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होगी, यही आपका जो है वो वी नॉट बनेगा। इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी ये रेट जो हमें पता है कि ये रेट इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एंजाइम जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इस रेट को हमने डिनोट किया v से, और इस v को मैं y एक्सिस पे ड्रा कर रहा हूं, जबकि x एक्सिस पे मैं टेम्परेचर को रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही रेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो टेम्परेचर को मैंने x एक्सिस पे रखा और टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने y एक्सिस पे रखा। तो अब देखो, जब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारे पास रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे ये यहां पे था, बिलफर्स 5 है, लेकिन 20 पे जाने से अब वो उसका डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 पे जाने से वो उसका भी डबल हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, ऐसे मतलब जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ एंजाइम जो है, एंजाइम एक्शन, वो इंक्रीज करता है। लेकिन जो ट्विस्ट आता है वो हमारे पास ये यहां पे जब पहुंचता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद चाहे तुम जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा बल्कि मजीद डिक्रीज होगा। वो एक खास पॉइंट कि जिस पे पहुंचने के बाद चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के बजाय वापस डिक्रीज कर जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, मैक्सिमम अपना काम करता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। कि अगर उस टेम्परेचर से आगे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बजाय रिएक्शन के रेट के इंक्रीज करने के वो डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक जो था ये यहां तक जाते जाते जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट जो है वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये बिलफर्ज ये तकरीबन आता है 37-38 के राउंड अबाउट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जितना मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। अब मजीद एक्टिविटी एंजाइम की नहीं हो रही बल्कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है। तो इसके एक रीजन है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है वो टेम्परेचर जिस पे एक एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम परफॉर्म्स इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन एंजाइम्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो टेम्परेचर है वो होता भी 37-38 के राउंड अबाउट है। इतनी डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है। तो जो हमारे अंदर एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम, जो ह्यूमन एंजाइम्स है वो मैक्सिमम अपना काम 37-38 पे करते हैं। अगर इससे हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, मतलब बिलफर्ज में बुखार हो जाता है या हमें कुछ हो, मतलब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर गया बॉडी का, तो अब वो अगर 39-40 पे जाएगा तो उसके बाद हमारे अंदर जो काम करने की सकत है वो होती ही नहीं है। हमारा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होगा, हमारी तबीयत खराब होगी, क्योंकि हमारे एंजाइम्स उसके बाद मैक्सिमम काम परफॉर्म नहीं करते बल्कि वो डिक्रीज हो जाते हैं, उनका काम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करे उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो उससे हमारे जो एंजाइम का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कम हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? व्हाई बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड? तो वो हमारे पास क्यों होती है? ये ग्राफ उसके बाद नीचे क्यों आता है? तो उसकी एक रीजन है कि हमारा जो एंजाइम है, ये एंजाइम्स एक खास हमारे पास प्रोटीन्स के बने हुए हैं।
इनमें अमीनो एसिड्स हैं, और वो एंजाइम जो है, वो प्रोटीन जो है, वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर में आया हुआ है, उनमें फोल्डिंग हुई होती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एक खास हद तक, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम का एक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक खास लिमिट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या है कि अब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि बजाय इसके कि मैक्सिमम एंजाइम अपना काम परफॉर्म करे, उसके अंदर वो जो एंजाइम जिन प्रोटीन्स का बना है, उन प्रोटीन्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना Hb, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़े ही टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस चीज का बना हुआ है, उसमें हमारे पास जो फोल्डिंग है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, चाहे अल्फा हेलिक्सेस बन रहे हो चाहे बीटा प्लेटेड शीट्स बन रही हो, लेकिन उनमें जो फोल्डिंग होती है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो खत्म होती जाती है, वो टूट रही होती है, वो ब्रेकेज उसमें शुरू हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म होने की वजह से क्या है कि जो प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। बिलफर्ज हम इसी एंजाइम को कब से कंसीडर कर रहे हैं, ये एक्टिव साइट में भी बनाया, इसको कोफैक्टर में भी कंसीडर किया, अब यहीं पे भी कंसीडर करेंगे कि ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है। और इस एंजाइम की एक्टिव साइट जो है ये तब ही बनती है जब इस पे सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनते हैं और इनकी फोल्डिंग की वजह से वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ आके एक्टिव साइट बना लेते हैं। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जिनके जो दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, और उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने की वजह से क्या है कि ये हमारे पास एक्टिव साइट जो है ये खराब होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब एक्टिव साइट खराब हो जाएगा तो उसके बाद अब एक्टिव साइट ही नहीं है तो फिर एंजाइम का रेट कैसे निकलेगा, जब एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम ही खराब है, तो फिर वो अपने काम कैसे परफॉर्म करेगा। तो इस टेम्परेचर के ज्यादा इंक्रीज करने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से जो इसका टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो डीनेचर हो जाता है। तो क्या हमारे पास रीजन आई, हमारे पास प्रोटीन डीनेचरेशन। क्या रीजन आई हमारे पास, प्रोटीन डीनेचरेशन। कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करें तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन विल बी स्टार्टेड। डीनेचरेशन, इनका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन या डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स बोल सकते हो। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन विल बी स्टार्टेड। ठीक है, जब एंजाइम खराब होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद उसकी एक्टिविटी जो है वो भी परफॉर्म नहीं होगी और हमारी जो ग्राफ है वो डाउनहिल जाना शुरू हो जाएगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा। किस रीजन की वजह से, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन था वो खराब हो गया और उसके खराब होने की वजह से हमारा प्रोटीन डीनेचर कर गया, हमारा एंजाइम खराब हो गया। ठीक हो गया। तो अब वो वाला टेम्परेचर क्या है, एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर जिस पर जो एंजाइम था वो मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, वो तो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेकिन वो वाला टेम्परेचर जिस पे हमारा एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाए, हमारे एंजाइम के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो जो हमारे पास होगा, क्या बोल रहा हूं, वो टेम्परेचर जिसकी वजह से हमारे जो एंजाइम है उसकी डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की समझ आ गई। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे पास क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे एक एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाए, उसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, एक्टिविटी जो कैटालाइसिस की एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि अब डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस टेम्परेचर पे डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। अब
एक बात हमने की थी, और वो बात ये की थी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे ह्यूमन एंजाइम्स हैं, तो ह्यूमन एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो तो हमें पता है 37-38 के राउंड अबाउट है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये जो हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, ये जो उबलते हुए पानियों में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, ये जो गर्म चश्मों में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है, अब वहां पे गर्म चश्मे में लाजमी बात है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अगर ये बैक्टीरिया उधर सरवाइव कर रहे हैं तो इट्स मीन के इनके सेल्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 के आगे पीछे होगा। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास मैक्सिमम, जो हॉट स्प्रिंग्स वाले बैक्टीरिया हैं, वो तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस पे मुकम्मल अच्छे तरीके से काम करते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारे पास वो जो बैक्टीरिया है उनका जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो फिर उन बैक्टीरियल एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए डिफरेंट स्पीशीज में हमारे पास टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स का, वो चेंज हो सकता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो दो ग्राफ्स है वो इसके लिए बुक में इस चीज को मेंशन किया गया। इसमें ये बात बताने का मकसद ये था कि हमारे पास ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स की खास बात ये है कि जब ये इनसाइड द लिविंग सेल्स हों तो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं इन विवो। अगर उन लिविंग सेल से वो एंजाइम हम एक्सट्रैक्ट कर लें, वो एंजाइम निकाल लें, तो इसको हम आउटसाइड द बॉडी भी यूज कर सकते हैं, इन विट्रो एंजाइम जिसको बोलते हैं। तो इन विट्रो कंडीशंस में भी हम एंजाइम्स को यूज करते हैं। इवन ये जो डिटर्जेंट्स हैं, ये जो सर्फ वगैरह यूज करते हैं, साबुन वगैरह यूज करते हैं, तो ये जितना फिर गर्म पानी में सर्फ डालोगे ये उतना ही अच्छी तरीके से जो है परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज है, लाइपेज है। तो इस तरह के जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को या फिर लिपिड कंटेंट को डाइजेस्ट करते हैं और इस तरीके से कपड़े साफ हो जाते हैं। तो उन डिटर्जेंट्स में जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो बेसिकली इन बैक्टीरिया से डिराइव शुदा होते हैं, इनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल एंजाइम्स है, क्योंकि इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर ये गर्म पानी में जो सर्फ है, जो डिटर्जेंट है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये इसके लिए जो है ना बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को भी साथ कंसीडर करना पड़ा। तो अब ये तो हमने कहा कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर चला जाए, तो एंजाइम डिनेचर हो जाएगी, एंजाइम की साख तबाह बर्बाद हो जाएगी। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि हमारे पास टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा कम किया जाए, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट या उससे भी कम किया जाए, बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होगा? तो खासतौर पर अगर हम अपने एंजाइम्स की कंसीडर करें तो हमारे एंजाइम जो है वो 37 पे तो मैक्सिमम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस टेम्परेचर को कम कम करते 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 यहां पे आ जाए, मतलब जीरो पे आ जाए या जीरो से भी कम हो जाए, तो क्या होगा? क्या एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाएगी? क्या एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो डीनेचर हो जाएगा टेम्परेचर कम करने से? तो इसका आंसर है कि नहीं। एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर है, वो जो हमारे पास एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है, वो डीनेचर नहीं करेगा, वो खराब नहीं होगा। अलबत्ता टेम्परेचर ज्यादा कम होने की वजह से इसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, और वो जो एंजाइम एक्टिव था अब वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने से हमारे पास एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव। अब वो एंजाइम मौजूद तो है लेकिन वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, इसको इनएक्टिव एंजाइम बोलेंगे। तो फिर अगला जो हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट उठता है, तो मिनिमम टेम्परेचर क्या है? मिनिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर होगा जिस पे एक एंजाइम इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में शिफ्ट हो जाए। फिर से बता रहा हूं, क्या है हमारे पास? जिसमें एंजाइम इनएक्टिव हो लेकिन उस टेम्परेचर के बाद एंजाइम एक्टिव हो जाए, एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो रीगेन हो जाए, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? मिनिमम टेम्परेचर। बिलफर्ज ये इसी ग्राफ में देखते हैं कि बिलफर्ज हमारे पास एक एंजाइम को जो था उसका टेम्परेचर हमने -5 किया था, तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई थी, एंड इनएक्टिव था वो। लेकिन फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते गए बिलफर्ज हमारे पास ये 3 डिग्री सेल्सियस है, इस पे आया, तो अब इस एंजाइम ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जिस पे एक एंजाइम
पहले इनएक्टिव था लेकिन उस टेम्परेचर पे आके वो दोबारा से काम करना शुरू कर दें, मैक्सिमम की बात नहीं करे कि मैक्सिमम काम करे, लेकिन उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो रीगेन हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? मिनिमम टेम्परेचर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन द सेंस ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन? तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर होगा जिस पे एक एंजाइम डिनेचर कर जाए, एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाए, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। वो यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है, 41, 42, 43 डिग्री सेल्सियस पे होगा ह्यूमन के केस में। और ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाए, एक्टिविटी करना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जिस पे एक एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइमेटिक एक्शन, कि टेम्परेचर एक एंजाइम के रेट को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो होप सो के काफी सारी बातों का पता चल गया है और टेम्परेचर के बारे में काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट फैक्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।